जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। आइए अब हम चर्चा कर रहे हैं ये भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वत श्रृंखला में वृहद हिमालय के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए वृहद हिमालय, तो साथियों हमने पिछले वीडियो में बताया था वृहद हिमालय की अवस्थित ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, और वृहद हिमालय की अवस्थिति अभी हम यहाँ देखेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वृहद हिमालय की अवस्थिति उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि वृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है, और यह ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ा था। वो था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। सबसे दक्षिण में था क्या? जास्कर। तो यह जास्कर के दक्षिण में अवस्थित क्या है? हिमालय पर्वत है। और ये वृहद हिमालय के दक्षिण आइएगा तो यहाँ आएगा आपका लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहते हैं। तो यानी यह मध्य हिमालय और इधर मध्य हिमालय के उत्तर और शिवालिक श्रेणी के दक्षिण है। तो देखिए अब हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं वृहद हिमालय के बारे में, और हम जानेंगे कि वृहद हिमालय से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षा में वो किस तरह से पूछे जाते हैं। उसकी चोटियों के बारे में ऐसे पूछे जाते हैं कि क्रम से पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ सजाएं या फिर पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ समझाएं, लिखें। तो साथियों वहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैसे चोटी तो याद रहते हैं, फलाना फलाना चोटी है, लेकिन पूर्व से पश्चिम हम लोग अवस्थित नहीं कर पाते हैं वहाँ। ठीक है, तो आज हम वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, यहाँ हमने एक ही मानचित्र पे एक ही हिमालय को दर्शाया है, वो सिर्फ है वृहद हिमालय। वृहद हिमालय जो साथियों पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अवस्थित कहाँ तक है? नामचा बरवा पर्वत तक अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में, और यह 2400 किलोमीटर लंबी होगी। तो साथियों अभी आइए हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो वृहद हिमालय जो है यह हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा श्रेणी है, समझे। तो वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी सर्वोच्च ऊंची श्रेणी है। इसे हम लोग भारत के यानी वृहद हिमालय को भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप हिमांचल से भी आप वहाँ संबोधित कर सकते हैं। अब यह वृहद हिमालय जो है दोस्तों, यह वृहद हिमालय सालों भर यानी सदा हमेशा बर्फ से आच्छादित रहती है, यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। वृहद हिमालय को अन्य नाम से भी जानते हैं महान हिमालय। यदि अंग्रेजी में बात करेंगे तो ग्रेट हिमालय भी कहा करेंगे, या फिर मुख्य हिमालय भी हम लोग कह सकते हैं। ये वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी का मोड़, यहाँ से गया तो सिंधु नदी का मोड़, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूरब में यदि चलेंगे तो पूरब में यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक यानी मुड़ाव तक अवस्थित है। इसके बाद यदि हम कहेंगे कि इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई मान लीजिए औसत में 25 किलोमीटर चौड़ाई होगी। और वृहद हिमालय की जो भी ऊंची चोटियां होगी औसत ऊंचाई होगी कितना? 6100 मीटर। यानी इस वृहद हिमालय के जितने भी ऊंची चोटियां होंगी वह 6100 मीटर से अधिक ऊंची होगी। समझ गए? अब देखिए यह हमने जान लिया। अब देखिए पश्चिम में तो समझ लिए, उत्तर पश्चिम की ओर आए तो नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर मिलेगी। हाँ, नंगा पर्वत। अब यदि पूरब में बात करेंगे तो पूरब में आ जाता है क्या? नमचा बरवा पर्वत, जो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और यह नमचा बरवा पर्वत जो है 7756 मीटर ऊंची है। अब देखिए साथियों ये हिमालय आप देख रहे हैं वृहद हिमालय, आप क्या देख रहे हैं कि वृहद हिमालय यहाँ देख रहे हैं कि भारत में अवस्थित नहीं है, यह नेपाल का क्षेत्र आता है। तो वृहद हिमालय का मध्य भाग जो है यह सर्वाधिक ऊंची चोटी वाला है, समझ गए। यानी सर्वाधिक ऊंचाई वाला चोटी जो होगा वह कहाँ होगा? इस हिमालय के मध्य वाले
भाग में ही होगा। आइए अब समझते हैं दर्रे के बारे में। साथियों, दर्रा क्या होता है? तो दर्रा जो होता है पर्वतीय इलाकों में एक दुर्गम संकीर्ण रास्ता होता है आवागमन करने के लिए, ताकि एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाया जा सके। समझ गए? अब देखिए, यहाँ इस बृहद हिमालय में जो होगा 4570 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाला दर्रा होगा। यानी इतना दुर्गम रास्ता बना कि इतनी ऊंचाई तक चला जाता है। कितना? 4570 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है। और ये जो दर्रा होगा, इस पर हिमालय पर जो भी दर्रा होगा, यानी बृहद हिमालय पर, तो साथियों यह क्या होता है, अधिकांश समय तक बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि यह बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से ढका रहता है। तो जब बर्फ से यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ होता है ये दर्रा, तो उस समय क्या हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। वो दर्रा का जो आवागमन होता है उससे वो बंद हो जाता है। अब देखिए, शिमला, यहाँ हिमाचल प्रदेश होगा, तो शिमला में पश्चिमी तिब्बत, यहाँ पर बोले थे क्या, तिब्बत का पट्टा, इधर हो गया पश्चिमी तिब्बत, और इधर करेंगे तो पूर्वी तिब्बत। तो शिमला में पश्चिमी तिब्बत से जोड़ने वाला एक आपका क्या मार्ग है, प्रसिद्ध मार्ग, इसे बोलते हैं हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग। इधर से भी जा सकते हैं साथियों, और इधर से भी आप हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को जोड़ सकते हैं। ये पूरब की तरफ से, दोनों तरफ से जोड़ सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या कि शिमला में पश्चिमी तिब्बत से जोड़ने वाला कौन सा मार्ग गुजरता है। ये हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो है सतलुज घाटी, यहाँ सतलुज नदी बहती है, तो सतलुज घाटी में सिपकीला दर्रा से होकर के गुजरता है। किस होकर के? सिपकीला दर्रा। अब दोस्तों यह हम बता दें आपको कि यह जो दर्रा बोल रहे हैं, इस दर्रा पर हम स्पेशल क्लास लेंगे, जिसमें भारत के जितने भी दर्रे होंगे वो सभी दर्रे मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। वैसे यहाँ हम दर्रा दिखाते हैं तो बहुत से बहुत इस हिमालय का ही जो दर्रा था वो दिखाते, फिर हमारे दक्षिणी भारत का दर्रा दिखाना असंभव था, इसलिए हम एक भारत के जितने भी दर्रे हैं वो अलग क्लास लेंगे। जैसे हम बोले थे ग्लेशियर, वैसे तो हिमालय में ग्लेशियर 4500 से भी ज़्यादा दर्रे मिलेंगे, करीब 5000 से भी अधिक दर्रे, 5000 से भी अधिक आपको क्या ग्लेशियर यानी हिमनद मिलेंगे। तो हिमनद के बारे में भी हम लोग अलग से क्लास लेंगे, हिमनद, और जो बच जाते हैं दर्रा इसके बारे में अलग से हम लोग क्लास लेंगे। आइए यह हम देख लिए। अब इधर से जरा देखिए, पूरब के तरफ से जो आपका हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो गुजरेगा उसके बारे में जरा देख लीजिए। तो यहाँ सिक्किम में चुम्बी घाटी मिलेगा यहाँ पर, तो सिक्किम में चुम्बी घाटी में एक आपका यहाँ पर दर्रा मिलेगा, जिसे बोलेंगे क्या, ये दर्रा यहाँ पर मिलेगा, दुर्गम रास्ता है। तो यह होता है आपका कौन सा दर्रा, तो यह होगा जलेपला दर्रा। तो पूरब की तरफ यदि देखेंगे यह हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग में, तो सिक्किम में चुम्बी घाटी के नजदीक मिलेगा जलेपला दर्रा, और इस जलेपला दर्रा से ही कौन, वो जो व्यापारिक मार्ग गया है हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग, यह गुजरता है। जो पश्चिम बंगाल में एक नगर है कलिम्पोंग, इस पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग नगर से कहाँ जोड़ देता है, ये तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ देता है। समझ गए? ये जो पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग नगर से जो इस जलेपला दर्रा के माध्यम से जो गुजरेगा हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग, वो तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ देगा। तो हमने इधर से भी हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के बारे में देख लिया, और पूरब की तरफ से भी हिंदुस्तान तिब्बत के मार्ग के बारे में देख लिया। इधर से कौन सा दर्रा से होकर गुजरा, तो इधर से आपको सिपकीला दर्रा से होकर रास्ता गया, और इधर से जलेपला दर्रा के होकर के रास्ता गया। अब देखिए साथियों, अब हम यहाँ जान लेते हैं बृहद हिमालय के कुछ प्रमुख चोटियां देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग मानचित्र पर आ जाएंगे, पूरब से पश्चिम कैसे अवस्थित है, और परीक्षा में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा तो उसमें किस तरह से अब क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल गया उसके बारे में भी देखेंगे। अब साथियों देखिए, यहाँ माउंट एवरेस्ट जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे पहले 8850 मीटर दर्शाया जाता था, लेकिन अब 8848 मीटर दर्शाया जाता है। अब देखिए, तो माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इससे पहले के वीडियो में हम जाने थे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर जो है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर
विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी K2 गाडविन ऑस्टिन है और वो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगा। आप कभी इस दुविधा में मत पड़िएगा कि क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वहाँ ऑप्शन दे देगा, ये K2 भी दे देगा यानी गाडविन ऑस्टिन भी दे देगा और माउंट एवरेस्ट भी दे देगा। तो वहाँ पर भूल से भी माउंट एवरेस्ट मत लगाइएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में नहीं है, वो कहाँ है, नेपाल में है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस समस्या से आप वहाँ बचिएगा, इस विकट परिस्थिति में मत पड़िएगा। अब देखिए, तो इसके बाद चोटी हो जाएगा बृहद हिमालय का कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। फिर आएगा मकालू, मकालू पर्वत, इसकी ऊंचाई हो जाएगा 8,481 मीटर। धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई हो जाएगा 8,172 मीटर। मसालू, मसालू पर्वत की ऊंचाई हो जाएगा 8,156 मीटर। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत हो गया 126 मीटर। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा की ऊंचाई हो गया 8,078 मीटर। नंदा देवी, नंदा देवी की ऊंचाई हो गया 7,817 मीटर। नामचा बरवा, नामचा बरवा की ऊंचाई हो जाएगी 7,756 मीटर। त्रिशूल, त्रिशूल की ऊंचाई हो जाएगी 7,140 मीटर। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की ऊंचाई हो जाएगी 7,138 मीटर। नीलकंठ, नीलकंठ पर्वत जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7,073 मीटर। केदारनाथ, केदारनाथ की ऊंचाई हो जाएगी 6,945 मीटर। आइए दोस्तों, अब हम जरा देखते हैं बृहद हिमालय के पश्चिम से पूरब की तरफ जो भी आएगा, एक एक करके हम ऊंची चोटी को देखेंगे। कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां फंसेगा मत, आप इस तरह से याद के देखिए। अभी आप लोग चल रहे हैं पूरब से पश्चिम, एक बार पूरब से पश्चिम देख लीजिए तो आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। पश्चिम से पूरब देखिए, पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे। वैसे तो हमने बता दिया कि बृहद हिमालय का विस्तार जो नंगा उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में कहाँ तक है, नामचा बरवा तक गया है। तो देखिए दोनों का नाम 9 और 9 से ही है, यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम आ गया नंगा पर्वत और इधर हो गया नामचा बरवा। इधर देखिए, सबसे पहले आएगा आपका नामचा बरवा पर्वत। बृहद हिमालय की ऊंची चोटी में सबसे पूर्वी तरफ चलिएगा तो आएगा क्या, नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत। इसके बाद आएगा सिक्किम की तरफ हो जाएगा कंचनजंगा। देख लिए, तो पूरब से पश्चिम चल रहे हैं तो पहला स्थान है नामचा बरवा का, दूसरे पोजीशन पर आता है कंचनजंगा, तीसरे पोजीशन पर आ जाता है मकालू, चौथे पोजीशन पर आ जाता है माउंट एवरेस्ट, पांचवें पोजीशन पर आ जाता है मसालू। क्या देखे, फिर से देख लीजिए, पूरब से पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट और मसालू। और फिर आइए छठे पोजीशन पर आ जाएगा क्या, अन्नपूर्णा, फिर सातवें पोजीशन पर आएगा धौलागिरी, फिर आठवें पोजीशन पर आएगा नंदा देवी, नौवें पोजीशन पर आ जाएगा कामेट। क्या देखें, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट हो गया। और सबसे अंतिम में नंगा पर्वत। आइए पुनः एक बार और हम लोग इसे रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पोजीशन पर नामचा बरवा, इसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेट और नंगा पर्वत। इस तरह से साथियों आप यदि ध्यान रखिएगा तो किसी तरह से इस बृहद हिमालय की ऊंची चोटियों के बारे में पूछा जाएगा तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। तो साथियों, आपने अभी जाना समझा बृहद हिमालय के बारे में, एक व्यापक बृहद ज्ञान आपने प्राप्त किया। उम्मीद है कि आपको यह पढ़ करके समझ करके मज़ा आया होगा। तो साथियों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ हम पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और वो वीडियो रहेगा मध्य हिमालय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।